नमस्कार। डॉक्टर जैन बोल रहा हूँ मैं, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट। आज मैं आपको जो न्यूरोलॉजी में, न्यूरो डिसेबिलिटी में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके कारण ब्रीदिंग में भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है। काफ़ी बच्चे ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते हैं या उनका सलाइवा बहुत ज़्यादा निकलता है, बार-बार उनको खाँसी हो जाती है, कई बच्चों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है। जिन बच्चों को मैं बता रहा हूँ, आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड, जो सेरेब्रल पॉल्सी के बच्चे हैं हमारे, या जो सीवियर एपिलेप्सी के जो बच्चे होते हैं, जिनको दौरे आने के बाद कई बार वो जो थूक ज़्यादा निकलता है वो विंड पाइप में चला जाता है सटकने की बजाय ठीक से, तो उससे इन्फेक्शन हो जाता है छाती के अंदर, जिसको हम एस्पिरेशन निमोनिया बोलते हैं। तो ऐसे बच्चों में कई बार इट्स अ वेरी स्ट्रगलिंग सिचुएशन फॉर द पेरेंट्स कि चेस्ट के लिए हम क्या करें। इतना जो सलाइवा उन बच्चों में आता है, उस सलाइवे को कैसे रोकें। सलाइवा आता क्यों है? एक तो जो तकलीफ होती है, जैसे सेरेब्रल पॉल्सी है, उसमें बच्चा जो है अपनी सिक्रीशंस को ठीक से हैंडल नहीं कर पाता है और उस कारण से उसको ड्रूलिंग होती रहती है। दूसरा, कई बार उन बच्चों को साथ में एपिलेप्सी भी होती है। एपिलेप्सी के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनसे भी कई बार सलाइवा बढ़ जाता है, या एपिलेप्सी अगर सीजर आते हैं तो उससे भी सलाइवा बढ़ जाता है। तो आज मैं आपको डॉक्टर मनदीप वालिया से मिलवाता हूँ, जो पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजिस्ट है, जो बच्चों की चेस्ट के जो स्पेशलिस्ट होते हैं उन्हीं रोगों को देखती हैं। तो उनसे एक बार आज पूछते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट वे, जो ये ड्रूलिंग से संबंधित जो समस्याएं हैं, जो इन बच्चों को बार बार निमोनिया हो जाता है, उनके लिए क्या हम कोई प्रिवेंटिव मेजर ले सकते हैं, और अगर हो जाता है तो व्हाट इज द बेस्ट वे टू कम आउट ऑफ इट। सो डॉक्टर मनदीप वालिया, प्लीज डॉक्टर मनदीप आप बताइए, थोड़ा सा बैकग्राउंड तो मैंने बता दिया है कि व्हाट इज द बेस्ट वे, हाउ डू वी टैकल दीस काइंड ऑफ सिचुएशंस। जैसा कि आपने बताया कि जो न्यूरोलॉजिकल बच्चे होते हैं जिनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है, उन बच्चों में बहुत सारे बच्चों में क्या होता है कि जो हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम है वो हमारे इस एरिया के, जो मुंह का है एरिया, सांस का एरिया, वहाँ का न्यूरोमस्कुलर, जो कि मांसपेशियाँ और प्लस उनका जो नर्व्स होती हैं, उनको उनका जो सेंटर होता है, उनका कंट्रोलिंग सेंटर यहाँ ब्रेन में होता है। तो जब वो कंट्रोलिंग सेंटर वीक होता है तो ऑब्वियसली इस एरिया की मांसपेशियाँ और नर्वस सिस्टम भी वीक होगा और इमेच्योर होगा, या उसमें वो उतनी क्षमता से काम नहीं कर सकता जितना कि एक नॉर्मल बच्चे में करेगा। उसके कारण जो उन बच्चों का स्वॉलोइंग मैकेनिज्म होता है, जो अपनी बलगम है, थूक है, वो जो निगलने की एक प्रक्रिया होती है, उसमें एक दिक्कत आती है। तो उस दिक्कत की वजह से क्या होता है कि आमतौर पे तो हमारा ये बलगम, जो मुंह का जो सलाइवा है, वो सब हमारे खाने के उसमें टपकता है और हम उसको अंदर निगल लेते हैं। लेकिन क्योंकि ये जो हमारा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम है, इसमें गड़बड़ होती है, तो उनका ये जो सलाइवा है, या जब उनको कुछ फीडिंग कराई जाती है तो वो सांस के रास्ते में टपक जाता है, जिसे कि हम एस्पिरेशन बोलते हैं। और जब वो बार बार टपकेगा तो ऑब्वियसली वो नीचे लंग्स तक जाएगा। तो उसमें बच्चों में, जैसे आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि ये क्यों हो जाता है इन बच्चों में, तो कुछ प्रिवेंटिव हम लोग कर सकते हैं कि एस्पिरेशन कम से कम हो इन बच्चों को। हाँ, देखिए, एक तो ये है कि हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि क्या ये लिक्विड से हो रही है एस्पिरेशन, कि यहाँ इसको सॉलिड से सेमी सॉलिड से हो रही है। तो जिससे हो रही है, जैसे अगर लिक्विड से हो रही है तो हम लिक्विड को, थिकनिंग एजेंट्स हमारे यहाँ आते हैं, इंडिया में भी आने लगे हैं, तो हम उनको दे सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये कि आप कभी भी अपने बच्चे को लिटा करके कुछ भी नहीं खिलाए। That is a very important। आप अगर बच्चे को बिठा के खिलाएं, चाहे वो किसी भी एज का हो, ठीक है, तो रिक्लाइनिंग पोस्चर में, या ऐसे छोटे बच्चे को तो बिल्कुल भी लेट के नहीं, बैठा के खिलाएंगे आप, और कुछ टाइम के लिए उनको मूवमेंट करेंगे, वो एकदम से खाना खा के लेटेंगे। खाना खाने के बाद अगर बच्चा सोने के लिए जाता है तो उसका सर का हिस्सा हमेशा 45 डिग्री आप ऊपर करके उसको लेटाएंगे।
अदरवाइज क्या होगा, अगर वो फ्लैट लेटेगा तो सारा खाना या बलगम या जो भी थूक है उसकी या पानी, वो रिगर्जिटेशन भी में बहुत प्रॉब्लम होती है। रिगर्जिटेशन का मतलब कि जो चीज पेट में चली गई है वो वापस ऊपर को आने लग जाती है और फिर ऊपर से वो सांस के रास्ते में टपकने का उसका खतरा बढ़ जाता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का एक प्रिवेंशन ये है कि बच्चा खाना एक तो बैठ के खाएगा, लेट के कभी नहीं खाएगा, और खाना खाने के बाद जब वो विश्राम करेगा तो एटलीस्ट 45 डिग्रीज उसका जो सर का हिस्सा है हेड को थोड़ा ऊपर रखेंगे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, क्योंकि रिगर्जिटेशन में खासतौर पे छोटे बच्चों में जो हमने देखा है ना, जो जैसे जो आपका जो वेंट पाइप है जो स्टमक के अंदर जाता है, तो जो स्फिंक्टर होता है इट इज वन वे बेसिकली। जब आप खाते हो तो स्टमक के अंदर फोर पाइप जो है स्फिंक्टर जो है, आप बच्चा जैसे एज यू सेड राइटली कि बच्चे को अगर लिटा दिया सीधा आपने तो उसका प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो रिगर्जिटेशन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है उसमें, और रिगर्जिटेशन जब होगा तो उसका वेंट पाइप में जाने की पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है। थैंक यू। और दूसरा वो प्रिवेंशन तो नहीं मैं कहूँगी, उसको तो हम थेरेप्यूटिक ही करेंगे, कि जब आपके बच्चे को कभी भी सर्दी जुकाम लगता है और अगर आपको लगता है कि उसकी चेस्ट में से घड़-घड़ की आवाज आ रही है, और या खाना खाने के तुरंत बाद बच्चे को चेस्ट में से घड़-घड़ की आवाज आ रही है, इसका मतलब कि फीडिंग करते वक्त बच्चे को वो एस्पिरेशंस हो रहे हैं, तो आपको फिर उन एस्पिरेशंस के लिए जो प्रिवेंशन है वो तो करनी है, बट फिर आप क्योर भी करने के लिए उसके लिए भी कुछ दवाइयाँ हैं। एक तो चेस्ट फिजियोथेरेपी एक इम्पोर्टेंट वो है कि चेस्ट को ऐसे थपथपी दे करके उसके अंदर से वो बलगम और रेशे को हम हिलाते डुलाते हैं, ठीक है, ताकि वो चिपके नहीं। अगर वो चिपकेगा वो जमता रहेगा तो फिर वो इन्फेक्शन का घर बन जाएगा। तो हम उसको थपथपी देके, जिसे हम चेस्ट फिजियोथेरेपी कहते हैं, जिसकी कि बहुत सारे तरीकों से चेस्ट फिजियोथेरेपी करी जाती है, तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि बलगम को हम हिलाते डुलाते रहें, बच्चे को हम मोबाइल रखें, जितनी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, उछलना कूदना कर सकते हैं, उससे भी बलगम हिलेगी और फिर वो खांसी के जरिए वो बाहर निकलेगी। That's very important, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं जो फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं तो उसका भी मेन लॉजिक यही रहता है कि कीप द चाइल्ड मोबाइल। जैसे पैरों में स्टिफनेस है, हाथों में स्टिफनेस है, ऐसे ही आपके ओरोफेरिंजियल एयरवेज में भी थोड़ी स्टिफनेस होती है, तो जितनी मोबिलिटी आप जनरली रखेंगे उतना ही बच्चे को हर दिशा में फायदा मिलेगा। अब फिर जब इन सब चीजों से अच्छा, फिर कुछ दवाइयाँ भी बनी रही हैं जिनमें कि बच्चे के जो सलाइवा की अगर सिक्रीशन बहुत ज्यादा है, और तो कुछ दवाइयाँ ऐसी बनी हैं जो कि सिर्फ डॉक्टर के सलाह से ही लेनी चाहिए, जो कि इस सलाइवा की प्रक्रिया को, सिक्रीशंस को रोक देते हैं। हालांकि वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं दी जा सकती, ऑब्वियसली दैट इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, लेकिन वो भी अवेलेबल हैं। जैसे आमतौर पे व्हाट आई डू, जैसे सिक्रीशंस बहुत ज्यादा है तो आई यूज एंटीकोलिनर्जिक, जैसे पैसिटेरियन भी यूज कर लेते हैं, ग्लाइकोपारोलेट यूज कर लेते हैं। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट यू कैन सजेस्ट टू दिस पेशेंट्स? जो हायोसिन पैचेस आते हैं, हायोसिन पैचेस आते हैं जो कि आप कान के पीछे लगा सकते हैं, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट्स भी हैं, नींद आती है बहुत ज्यादा उससे, तो ये हम परमानेंटली नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे को बहुत ज्यादा दिक्कत बन रही है, उसके निमोनिया जो एस्पिरेशन निमोनियाज होते हैं व्हिच आर नॉट इन्फेक्शन, वो निमोनिया तो है लेकिन इन्फेक्शन का निमोनिया नहीं है, वो ये जो खाना टपक रहा है, पानी टपक रहा है, धूप टपक रहा है उसके लंग्स में, उसकी वजह से जो अंदर से जो निमोनिया हो रहा है उसको हम एस्पिरेशन निमोनिया। अगर वो बार-बार बन रहा है, बच्चे को बार-बार हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ रही है, तो उसको लगा सकते हैं। Then we go in that direction. यूके में हम लोग काफी देते थे, इंडिया में मैंने इतना यूज नहीं किया है। इंडिया में भी अवेलेबल है। मैं इनफैक्ट हायोसिन पैचेस आर इवन यूज्ड फॉर मोशन सिकनेस। सो जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं तो उनमें भी ये इस्तेमाल किया जाता है, हालांकि बहुत लिमिटेड स्टोर्स पे अवेलेबल है हमारी कंट्री में, बट इट इज अवेलेबल। एक ना बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है जो मतलब हमारे जितने भी बच्चे हैं, जैसे कोई एपिलेप्सी वाले हों या डिसेबिलिटी वाले हैं या इवन ऑटिज्म वाले बच्चे हैं, इफ दे आर ऑन सम मेडिकेशन, एपिलेप्सी की दवाएं चल रही हैं या सीपी की हैं, तो खांसी जुकाम तो कॉमन है, 5-6 बार आपको साल में हो सकता है, उसको हम ज्यादा भी नहीं बोलते हैं। तो खांसी जुकाम के वक्त जो दवा लेते हैं, पैरासीटामोल के अलावा कई बार टिमिनिक है, मेडलर है, साइनरेस्ट है, देयर आर सो मेनी मेडिकेशंस। व्हाट आई हैव फाउंड, वो मेडिसिन लेने के बाद बच्चे काफी इरिटेबल हो जाते हैं, खास तौर पे जो हमारी मेडिसिन साथ में चल रही होती है। आई मीन, इज देयर एनी वे दैट वी कैन प्रिवेंट ऑल दिस मेडिकेशंस? सिर्फ पैरासीटामोल से हम काम चलाएं,
is that rational, or I mean we have to give those medicines? सो इट इज अ वर्ल्ड ओवर एक एविडेंस है, साइंटिफिक एविडेंस कि ये जितनी भी दवाइयां बनी हैं कॉफ एंड कोल्ड की, ये एक्चुअली यूजलेस है। Well, I'm glad you said that. It's coming from pulmonologist, you know. इनसे एक्चुअली कोई रोकथाम मिलता नहीं है। जो भी वायरल क्योंकि मैं अपने पेशेंट को मना करता हूँ कि मैंने कहा टिमिनिक विमिनिक आपको नहीं लेना है, you just rely on paracetamol if there is any fever. कोई मानता नहीं होगा, डॉक्टर साहब एक दवाई तो लिख दो, डॉक्टर एक जुकाम की दवाई, खांसी की दवाई तो प्लीज लिख दीजिए। सो दिस इज अ वेरी कॉमन एंड इट्स नॉट अ प्रॉब्लम जस्ट इन इंडिया, आल्सो एवरीवेयर इन द वर्ल्ड ये दवाइयां ओवर द काउंटर मतलब बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी मिलती हैं, तो बाहर के मुल्कों में मिली जाती हैं। लेकिन साइंस ने बहुत स्ट्रांगली इस बात को प्रूव कर दिया है कि इन दवाइयों से जो जुकाम खांसी है, अगर उसने 5 दिन तक चलना है तो वो 5 दिन तक चलेगा, चाहे आप 2 दवाई चाहे ना। तो जिन बच्चों को ऑलरेडी, और ये सारी दवाइयां, ये समझ लीजिए इन सारी दवाइयां से सेडेटिव है, मतलब कि नींद आती है, ये ब्रेन के फंक्शन को बहुत कम कर देता है। सो ऑलरेडी एक बच्चा जो कि ऑलरेडी न्यूरोलॉजिकली उसके अंदर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, आप उसको एक सुलाने वाली दवाई दे रहे हो जो कि हर महीने कम से कम 1 हफ्ते के लिए देनी पड़ती है, बिकॉज कॉफ एंड कोल्ड 6-7 साल की उम्र तक तो हर मतलब कि हर 1.5 महीने में साल में 8 से 10 एपिसोड नॉर्मली होते हैं। इट इज नथिंग यू नो अनयूजुअल। तो ऑलमोस्ट हर 6 हफ्ते में आप समझ लीजिए आप अपने बच्चे को ये जुकाम खांसी की दवाइयां दे रहे हो, उसके अंदर नींद का नशा आता है, तो आप अपने बच्चे को इस सो इट इज ऑल यूजलेस। अगर आपके न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर बोल रहे हैं कि नहीं लीजिए तो प्लीज मत लीजिए। That's very helpful. I think that's a very strong message कि जो भी हमारी मेडिसिन चल रही है उनके साथ में ये टिमिनिक वगैरह ज्यादा नहीं देने का है। अगर जरूरत है, बच्चे को बुखार है, तो सिर्फ पैरासीटामोल एंड इट वर्क्स आई मीन प्रीटी वेल, और किसी से इंटरेक्शन भी उसकी नहीं होती, तो आप बेधड़क पैरासीटामोल को ले सकते हो, प्रोवाइडेड उस पर्टिकुलर मेडिसिन से आपको एलर्जी ना हो, वो आपका श्योरिटी होनी चाहिए। और नाक ब्लॉक हो जाता है तो नाक में वो नेजल सलाइन ड्रॉप्स वो डालिए, दैट इज इंपॉर्टेंट, वो तो डालने की जरूरत है। Thank you very much, Dr. Mandeep. That's very helpful. I hope I will get you someday else as well to put more lights on pulmonary issues in our neurology patients. Thank you very much for that. Thank you so much, Doctor.